कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर ले जाने लगे। बेताल ने पहले की ही तरह एक फिर से नई कहानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में एक गंधर्वसेन नाम का युवक रहता था। गंधर्वसेन की कदकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्वसेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। वो जब घोड़े पर सवार होकर नगर की तरफ निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती थी, लेकिन वो सीधे ही नगर को पार करता हुआ एक मंदिर की तरफ निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्वसेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्वसेन को बहुत ही सुंदर लगी। गंधर्वसेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वो रात दिन उसी के बारे में सोचने लग गया। उसी लड़की से बात करने का कोई भी रास्ता नहीं सूझता। एक दिन काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए उसने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो माँ काली के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम यह हुआ कि गंधर्वसेन बीमार हो गया। गंधर्वसेन की बीमारी को सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देखकर देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्वसेन ने देवदत्त को अपना सारा हाल सुनाया और बोला कि अगर मेरा विवाह उस लड़की के साथ नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उस लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हो गया। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्वसेन से कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्वसेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्वसेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने एक माँ काली के मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्वसेन को अपनी ही परछाई सपने में दिखाई देती है। उसकी परछाई उसे वो प्रतिज्ञा याद दिला रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो तुम स्वार्थी कहे जाओगे। अगले ही दिन गंधर्वसेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माँ काली के मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं अंदर मंदिर में पूजा करूँगा और तुम अपनी भाभी के बाहर ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्वसेन की पत्नी उसका बाहर प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्वसेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया और माँ काली के आगे अपनी बलि चढ़ा दी। ये देखकर देवदत्त घबरा जाता है और देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ये यकीन नहीं करेगा कि गंधर्वसेन ने अपनी खुद की हत्या की है। सब यही सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्वसेन की तलवार से अपना भी सिर काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने के लिए मंदिर में आती है। वहाँ दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर जाती है। वो सोचती है कि उन दोनों की हत्या का आरोप उस पर लगेगा। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहाँ माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा, पुत्री मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, इन दोनों के धड़ों को सिर के पास रखोगी तो ये अपने आप जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उसको सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त पर और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित हो गए और उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का असली पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो वेताल उनके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। वेताल ने कहा, इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसीलिए उसकी पहचान उसके दिमाग से ही होती है।
इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।